नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हॉरर चैनल पर, जहां हर कहानी आपके दिल को दहला कर रख देगी। अगर आप भी डर और भूतिया घटनाओं के शौकीन हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम देव प्रकाश है। उनके साथ एक खलासी भी है जिसका नाम रघु है। अब मैं आपको ये कहानी देव प्रकाश के नज़रिए से सुनाने वाला हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, वैसे तो आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं उसे सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है और साथ में डर का एहसास भी होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकें और आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम देव प्रकाश है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मुझे ट्रक चलाते हुए लगभग 15 साल हो गए हैं और इन 15 सालों में मैंने इस काम का अच्छा खासा अनुभव हासिल कर लिया है। मेरे पिताजी भी पहले ट्रक चलाते थे, लेकिन कुछ साल पहले एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। उनके गुजर जाने के बाद हमारे परिवार की हालत बहुत खराब हो गई, क्योंकि घर का पूरा खर्च वही चलाते थे। जब मेरे पिताजी की मौत हुई तब मैं सिर्फ 17 साल का था। मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरी 2 बहनें और मैं ही थे। पिताजी के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। घर का गुजारा चलाने के लिए अब मुझे किसी काम की सख्त जरूरत थी। मैंने एक दुकान पर काम करना शुरू किया, लेकिन वहां से इतनी कमाई नहीं होती थी कि घर का खर्च सही से चल सके। मजबूरी में मुझे अपनी पढ़ाई भी बीच में छोड़नी पड़ी। लगभग 2 साल तक मैंने उसी दुकान पर काम किया, लेकिन जब गुजारा और भी मुश्किल होने लगा तो मैंने किसी और काम की तलाश शुरू कर दी। फिर एक दिन पिताजी के एक पुराने दोस्त उस दुकान पर आए जहां मैं काम करता था। बातचीत के दौरान मैंने उन्हें अपने घर की हालत बताई। फिर मैंने उनसे कहा, मेरे घर का गुजारा काफी मुश्किल से हो रहा है। अगर कोई अच्छा सा काम मिल जाए जिससे मेरा परिवार ठीक से चल सके तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, छोटे मोटे काम तो बहुत हैं जो मैं तुम्हें दिलवा सकता हूं, लेकिन उनसे तुम्हारा घर नहीं चलेगा। हाँ, एक काम है जिससे तुम्हारी फैमिली का गुजारा अच्छे से हो सकता है। उनके मुंह से यह सुनते ही, क्या काम है अंकल, बताइए। पहले तो वह कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, वही काम जो तुम्हारे पिताजी करते थे, ट्रक चलाने का काम। फिर उन्होंने कहा, यही एक ऐसा काम है जिससे तुम्हारा घर अच्छे से चल सकता है। ये कहकर वह चले गए, लेकिन उनकी बातें मेरे दिमाग में गूंजती रहीं। मुझे अच्छी तरह पता था कि मेरी माँ कभी भी इस काम के लिए हाँ नहीं कहेंगी। आखिर पापा की मौत भी ट्रक एक्सीडेंट में ही हुई थी। लेकिन मुझे बचपन से ही ट्रक चलाने का शौक था। जब भी स्कूल की छुट्टियां होती, मैं पिताजी के साथ ट्रक में दूर दूर तक सफर करता। कई बार मैंने उनसे ट्रक चलाने की जिद भी की थी, लेकिन वह हमेशा टाल देते थे। अब यह सिर्फ शौक नहीं, मजबूरी बन चुका था। मैंने संकोच करते हुए माँ से इस बारे में बात की और ठीक वही हुआ जिसका मुझे डर था। माँ मुझसे कहने लगी, कोई भी काम कर ले बेटा, लेकिन ट्रक मत चला। माँ ने सख्ती से मना कर दिया। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वह आज भी पिताजी की मौत के सदमे से उभर नहीं पाई थी। लेकिन मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। मैंने रोज माँ को समझाने की कोशिश की। फिर मैं उनसे कहता, माँ, घर का गुजारा करने में काफी मुश्किल हो रही है। आपको तो पता ही है यह काम हमारे लिए कितना जरूरी है। धीरे धीरे काफी कोशिशों के बाद, मानना न चाहते हुए भी, माँ मान गई। माँ की इजाजत मिलने के बाद मैंने सबसे पहले खलासी का काम शुरू किया। कुछ समय तक ट्रक के साथ सफर किया, फिर धीरे धीरे सीखने लगा। जब पूरी तरह ट्रक चलाना सीख गया तो मैंने एक ड्राइवर के तौर पर काम शुरू कर दिया। अब घर का गुजारा आराम से चलने लगा था। लेकिन शायद मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस काम को मैंने मजबूरी में अपनाया है वही आगे चलकर मेरे लिए एक डरावनी हकीकत बन जाएगा। एक ऐसी हकीकत जिससे मैं अनजान था। अब मैं आपको उस दिन की बात सुनाता हूं जिस रात मेरे साथ वह सब कुछ हुआ, जिसे याद करके आज भी मैं सहम जाता हूं और अभी भी आपको सुनाते सुनाते मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात आज से लगभग 7 साल पहले की है।
जब मैं रोज की तरह अपने ट्रक को लेकर एक जगह से दूसरी जगह माल डिलीवर करने जा रहा था। मुझे हमेशा की तरह रास्ते की लंबाई और हालात की चिंता थी। ट्रक ड्राइविंग का काम आसान नहीं होता, लेकिन इस बार एक खास बात थी। मुझे ये माल राजस्थान से गुजरात पहुंचाना था, और वो भी अगले दिन सुबह तक। समय बहुत कम था। मेरे साथ मेरा खलासी रघु भी था, जो एक बहुत होशियार और मेहनती इंसान था। हम दोनों के बीच की दोस्ती बहुत पुरानी थी, और इस सफर में उसका साथ हमेशा भरोसेमंद होता था। लेकिन रघु की एक आदत थी जो मुझे ठीक नहीं लगती थी। वो सफर के दौरान बार बार ट्रक को रुकवाता, कभी किसी वजह से तो कभी बिना किसी खास कारण के। वह हमेशा यही कहता, उस्ताद, आराम से सफर करना चाहिए, जल्दबाजी में क्या रखा है। इसीलिए जब भी वह ट्रक रुकवाता मुझे थोड़ी चिंता होने लगती, क्योंकि मुझे माल को समय पर पहुंचाना होता था और कई बार उसकी वजह से देरी भी हो जाती थी। फिर भी वो बार बार यही बात करता और ट्रक रुकवाता, जिससे मुझे कुछ असहज सा लगता था। कभी कभी तो मुझे गुस्सा भी आता था, लेकिन उसकी इस आदत को जानते हुए भी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता था। उस दिन भी हम अपने सफर पर निकल पड़े। दोपहर के करीब 3 बजे हम राजस्थान से माल लादकर रवाना हो गए। गर्मी की वजह से सड़कें पूरी तरह से तप रही थीं, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचने पर था। हम दोनों थोड़ी बहुत बातें करते रहे। कभी पुरानी यादें ताज़ा कर लेते, तो कभी यहाँ वहाँ की बातें छेड़ देते। माहौल हल्का फुल्का और खुशनुमा लग रहा था, जैसे ये सफर हमें सिर्फ खुशी देने के लिए ही बना हो। लेकिन शायद हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जितना हम हंस रहे थे, यह सफर आगे चलकर उतना ही हम पर भारी पड़ने वाला था। काफी देर हो चुकी थी ट्रक चलाते चलाते, अब बहुत समय हो गया था, और तभी मेरा खलासी रघु मुझसे कहता है, उस्ताद, बहुत जोरों की भूख लगी है, किसी होटल के बाहर ट्रक रोक लेना ताकि हम खाना खा सकें। उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं रघु, जैसे ही मुझे कोई छोटा मोटा सा होटल नजर आएगा, मैं ट्रक उस तरफ कर लूंगा, फिर आराम से खाना खा लेंगे। रघु ने लंबी सांस ली और सामने की तरफ देखने लगा, शायद इस उम्मीद में कि कोई खाने का होटल जल्दी ही नजर आ जाए। एक और बात जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, दोस्तों, मेरे खलासी रघु को भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। हालांकि उसने माल लादने से पहले ठीक से खाना खा लिया था, लेकिन अब फिर से उसे भूख लग गई थी। मैंने घड़ी देखी, रात के ठीक 8 बज चुके थे। अब मुझे भी थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, हमें सफर जल्दी पूरा करना था। मैं चाहता था कि रात का खाना जल्द से जल्द खा लेना चाहिए, ताकि रास्ते में बार बार रुकने की जरूरत न पड़े। माल को कल समय पर पहुंचाना बेहद जरूरी था, और मैं किसी भी हाल में देरी नहीं चाहता था। इसके बाद मुझे एक छोटा सा होटल नजर आता है। होटल को देखते ही मैं अपने खलासी रघु से कहता हूं, वो देख रघु, होटल मिल गया, चल खाना खाते हैं। होटल देखकर रघु काफी खुश हो जाता है। इसके बाद मैं अपने ट्रक को उस होटल की तरफ ले जाता हूं और फिर होटल की पार्किंग में ट्रक लगा देता हूं। हालांकि मेरे ट्रक के अलावा वहां और भी कई ट्रक खड़े थे। होटल के बाहर काफी बेंच और कुर्सियां लगी हुई थीं, और हमारे अलावा कई लोग वहां खाना खाने आए थे। शायद हमारी तरह उनमें से बहुत से लोग ट्रक ड्राइवर थे, जो अपने ट्रक को साइड में लगाकर खाना खाने आए थे। ढाबे में बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसलिए मैं और मेरा खलासी रघु साइड में एक बेंच पर बैठ जाते हैं, ताकि थोड़ी भीड़ कम हो जाए और हम भी खाना खा सकें। जिस वक्त हम खाना खाने आए थे, उस वक्त कई होटलों पर काफी भीड़ होती है, क्योंकि उस समय बहुत से ट्रक ड्राइवर अपने रात के खाने के लिए रुकते हैं। खाना खाने के बाद उन्हें अपना सफर पूरा करना होता है, और आज इस होटल पर इतनी भीड़ होने की यही वजह थी। होटल बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ खाना बहुत अच्छा बनता होगा, तभी तो इस होटल पर इतनी भीड़ थी। काफी देर इंतजार करने के बाद हम दोनों भी वहां से उठकर सामने की कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और फिर खाने का ऑर्डर देते हैं। कुछ मिनट बाद हमारा खाना आ जाता है। जैसा हमने सोचा था, बिल्कुल वही होता है। मतलब कि खाना सच में बहुत ही स्वादिष्ट था। हम दोनों को खाना खाते हुए बहुत मजा आ रहा था। एक तो हमें भूख भी लगी थी और ऊपर से खाना काफी स्वादिष्ट भी था। खाना खाने के बाद
फिर कुछ देर उसी होटल के साइड में एक बेंच पर बैठ जाते हैं। बेंच पर बैठे बैठे मैं देखता हूं कि सामने की तरफ जो ड्राइवर खाना खाने बैठे थे वो काफी ज्यादा हंसी मजाक कर रहे थे और एक दूसरे को अपनी ड्राइविंग के किस्से सुना रहे थे। मैं और मेरा खलासी रघु बेंच पर बैठकर उनकी बातों को सुन रहे थे। वो सभी ट्रक ड्राइवर यही बात कर रहे थे कि उन्हें हर मंजिल के रास्ते का शॉर्टकट मालूम है। कोई कहता मुझे इतने शॉर्टकट मालूम है, तो कोई कहता मुझे तुमसे ज्यादा पता है। हम दोनों उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तभी साइड में बैठा एक ट्रक ड्राइवर उन दूसरे ड्राइवरों से कहता है, मुझे हर रूट के शॉर्टकट्स पता है। फिर वह ये भी कहता है, तुम सबकी इतनी उम्र भी नहीं हुई जितने साल मैंने ट्रक चलाया है। जो ड्राइवर ये बात कर रहा था उन सभी ड्राइवरों में वह सबसे ज्यादा उम्र का लग रहा था। इसके बाद उनकी बातें खत्म हो जाती हैं। मतलब वे सभी ड्राइवर अपना खाना खाने के बाद वहां से उठकर अपने ट्रकों में चढ़ जाते हैं। लेकिन एक ड्राइवर अभी भी होटल में बैठकर खाना खा रहा था, और ये वही ड्राइवर था जो सबको ये कह रहा था कि उसे हर रूट के शॉर्टकट्स पता है, और जितनी तुम्हारी उम्र नहीं हुई उतने साल मैंने ट्रक चलाया है। अब उसे वहां अकेले बैठा देख मैं उसके पास जाता हूं और उससे कहता हूं, बाबा आप इस उम्र में भी ट्रक चला रहे हो, आपकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूं। मेरी बात सुनकर वह अधेड़ उम्र का ट्रक ड्राइवर हल्का सा मुस्कुराया और कहता है, बेटा मुझे 35 साल से ज्यादा हो गए हैं ट्रक चलाते, जब तक मुझ में हिम्मत रहेगी मैं ट्रक चलाऊंगा। इसके बाद मैं उससे पूछता हूं, बाबा आपके बच्चे आपको इस उम्र में भी ये काम करने देते हैं? ये सुनकर वह बूढ़ा ड्राइवर थोड़ी दुखी आवाज में मुझसे कहता है, बेटा मेरा एक ही बेटा था, उसकी कुछ साल पहले मौत हो गई थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों के सिर से उनके बाप का साया तो चला गया, लेकिन उनकी परवरिश के लिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। इसके बाद वह बुजुर्गों ड्राइवर मुझसे कहता है, मैंने ये ट्रक चलाने का काम छोड़ दिया था, लेकिन अपने बेटे की मौत के बाद मुझे फिर से ये काम करना पड़ रहा है। जब तक ऊपर वाले ने हिम्मत दी मैं कोशिश करूंगा ट्रक चलाने की, उसके बाद भगवान जाने। उसकी बात सुनकर मैं काफी भावुक हो जाता हूं। फिर मैं उससे कहता हूं, बाबा भगवान आपके परिवार को खुश रखे और आपको हिम्मत दे। इसके बाद मैं थोड़ी हिम्मत जुटाकर उस अधेड़ उम्र के ट्रक ड्राइवर से पूछता हूं, बाबा कुछ देर पहले आप उन दूसरे ड्राइवरों से कह रहे थे कि आपको हर रास्ते के शॉर्टकट्स पता है, क्या सच में बाबा आपको सारे शॉर्टकट्स मालूम हैं? मेरी बात सुनकर वह हल्का सा मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं, हाँ मुझे लगभग सारे शॉर्टकट्स पता है, क्योंकि इन 35 सालों में मैंने हर रूट पर अपना ट्रक चलाया है। मैं हर रास्ते से गुजरा हूं, चाहे जंगल का रास्ता हो या कोई और। कई शॉर्टकट रास्ते मुझे मालूम हैं। उनकी ये बात सुनकर मैं उत्सुकता से पूछता हूं, बाबा अगर आपको सभी रास्तों के बारे में इतना पता है तो क्या आप मुझे कोई ऐसा शॉर्टकट बता सकते हैं जिससे मैं अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाऊं? मेरी बात सुनकर वो पहले तो कुछ देर चुप रहते हैं, फिर मुझसे पूछते हैं, तुम कहां जा रहे हो? इसके बाद मैं उन्हें अपनी मंजिल के बारे में बताता हूं। मेरी बात सुनकर वो मुझे समझाने लगते हैं, बेटा कभी कभी लंबा सफर भी सही होता है, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन जब उन पर इंसान गुजरता है तो वह काफी पछताता है, फिर उसे वक्त भी हाथ नहीं लगता। उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थीं। फिर मैं उनसे पूछता हूं, बाबा क्या वहां कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं जल्दी पहुंच सकता हूं इस पर? हाँ एक रास्ता है जिससे तुम अपनी मंजिल पर 2 घंटे पहले पहुंच सकते हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारा उस रास्ते पर जाना ठीक नहीं है। उनके मुंह से यह बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि सच में ऐसा कोई शॉर्टकट था जिससे मैं 2 घंटे पहले अपनी मंजिल पर पहुंच सकता था। इसके बाद मैं उस ड्राइवर से पूछता हूं, बाबा वो शॉर्टकट किस तरफ है? मेरी बात सुनकर वह ट्रक ड्राइवर मुझे उस शॉर्टकट के बारे में बताने से मना कर देता है। वह मुझसे कहता है, अगर दिन के वक्त तुम मुझसे पूछते तो शायद मैंने बता भी देता, लेकिन इस वक्त उस रास्ते पर जाना खतरे से खाली नहीं है। उनकी बातें सुनकर मेरा खलासी रघु मुझसे कहता है, उस्ताद अगर वह मना कर रहे हैं तो क्यों जिद पर अड़े हो? चलो ना, जो रास्ता हमें मालूम है उसी पर चलते हैं। इसके बाद
मैं अपने खलासी रघु से कहता हूं, तुमको पता है, अगर हम अपनी मंजिल पर 2 घंटे पहले पहुंचे तो हम कितना डीजल बचा सकते हैं। हमारा काफी फायदा होगा। दोस्तों, मैं थोड़ा लालच में आ गया था अपने फायदे को लेकर। इसके बाद मैं अपने खलासी को चुप रहने के लिए बोलता हूं और फिर उस अधेड़ उम्र के ट्रक ड्राइवर से कहता हूं, ठीक है बाबा, इस वक्त मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन कम से कम उस शॉर्टकट का पता तो बता दो, क्योंकि जब कभी भी मुझे दिन के वक्त निकलना पड़े तो मैं उस रास्ते से जा सकूं। मेरी बात सुनकर वह ट्रक ड्राइवर मुझसे कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम उस तरफ नहीं जाओगे, और अगर तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो बता देता हूं। फिर वह ड्राइवर मुझसे कहता है, यहां से 5 किलोमीटर दूर तुम्हें एक सड़क दिखेगी जो हाईवे के साइड में होगी। बस वही है वो शॉर्टकट रास्ता जहां से तुम 2 घंटे पहले अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। उस सड़क पर जाने से पहले तुम्हें एक बोर्ड भी नजर आएगा। जैसे ही तुम उस बोर्ड को देखोगे, समझ जाना कि वही रास्ता है। लेकिन याद रखना, वो रास्ता बहुत सुनसान है। दिन के वक्त भी वहां ज्यादा गाड़ियां नहीं चलती। उनकी बात सुनकर मैं उस ड्राइवर का शुक्रिया अदा करता हूं और फिर अपने ट्रक की तरफ बढ़ता हूं। अभी मैंने अपने ट्रक की तरफ 2-4 कदम ही बढ़ाए थे कि वह ट्रक ड्राइवर मुझे पीछे से आवाज देता है और मुझसे कहता है, गलती से भी रात के वक्त उस रास्ते पर मत जाना। उसकी ये बात सुनकर मेरा खलासी रघु उससे पूछता है, बाबा, आखिर बताओगे भी कि रात के वक्त उस रास्ते पर क्यों नहीं जाना चाहिए? तो वह आदमी रघु से कहता है, जितना मैंने तुम लोगों से कहा है उतना याद रखना, बाकी इस बात को छोड़ो। इसके बाद हम दोनों अपने ट्रक में बैठ जाते हैं और अपने सफर की ओर बढ़ते हैं। हमने अपने ट्रक को स्टार्ट किया और हाईवे पर आगे की ओर बढ़ने लगे। अब कुछ ही देर में हमने 5 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया। जैसे ही हम 5 किलोमीटर हाईवे पर चले, हमें हाईवे के साइड में एक सड़क नजर आती है। शायद यही वही शॉर्टकट रास्ता था जो उस बूढ़े ट्रक ड्राइवर ने हमें बताया था। उस रास्ते को देखकर मैं थोड़ा खुश हो जाता हूं और अपने खलासी से कहता हूं, देख रघु, हमें शॉर्टकट रास्ता मिल गया। इस रास्ते की मदद से हम अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाएंगे, साथ ही हमारे डीजल की भी बचत होगी। इसके बाद मैं अपने ट्रक को उस रास्ते की तरफ मोड़ देता हूं। जैसे ही मैं ट्रक को उस रास्ते की ओर मोड़ता हूं, मेरा खलासी रघु मुझसे कहता है, उस्ताद, एक बार अभी भी सोच लो, याद है ना उस बुजुर्ग ड्राइवर ने क्या कहा था? रात के वक्त ये रास्ता ठीक नहीं है। अभी भी वक्त है उस्ताद, एक बार सोच लो। वैसे भी हमें इस रास्ते के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है कि आगे ये कैसा है। रघु की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, रास्ता ठीक ही होगा। तभी तो वो ड्राइवर कह रहा था कि दिन के वक्त ये रास्ता सही है, मतलब दिन में इस तरफ काफी गाड़ियां चलती होंगी। मेरी बात सुनकर रघु मुझसे कहता है, उस्ताद, लेकिन रात को तो कोई गाड़ी नहीं चलती ना? तो मैं उसे जवाब देता हूं, तुझे कैसे पता कि नहीं चलती? हो सकता है चलती भी हो। वैसे भी वो बूढ़ा ड्राइवर कौन सा रात में यहां आकर देखता है कि इस रास्ते पर कौन चलता है और कौन नहीं। तू टेंशन मत ले, आराम से बैठ। इसके बाद हम उस रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं। हमें एक बोर्ड नजर आता है। उस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ था। बोर्ड के ऊपर की तरफ कोई चेतावनी लिखी हुई थी, क्योंकि जब मैंने अपने ट्रक को वहां से निकाला तो चलते चलते मेरी नजर उस बोर्ड पर पड़ी। उसमें बड़े बड़े अक्षरों में कुछ चेतावनी लिखी थी। बाकी जो कुछ लिखा था वह छोटे अक्षरों में था, जो पढ़ने में मुश्किल हो रहा था। हालांकि मैंने उस बोर्ड को देखकर ट्रक नहीं रोका, बस चलते चलते थोड़ा सा देखा था। मेरे खलासी ने भी उसे देखा और वह मुझसे कहने लगा, उस्ताद, आपने देखा, उस बोर्ड पर कोई चेतावनी लिखी हुई थी। उसकी बात सुनकर मैं कहता हूं, हाँ, मैंने भी देखा था, कोई चेतावनी थी, लेकिन हो सकता है उस पर यही लिखा हो कि लुटेरों से सावधान रहें। इसके अलावा और क्या ही चेतावनी हो सकती है। फिर मैं उसे यह भी कहता हूं, तभी तो वह बूढ़ा ड्राइवर हमें रात के वक्त इस रास्ते पर जाने से मना कर रहा था। लेकिन तू टेंशन मत ले, हम ट्रक को कहीं भी नहीं रोकेंगे जब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। हम नहीं रुकेंगे। इसके बाद हम उस रास्ते पर और आगे बढ़ जाते हैं। अब हम उस रास्ते के काफी अंदर आ चुके थे। जैसे जैसे हम उस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे माहौल और भी भयानक होता जा रहा था। सड़क के दोनों किनारे घना जंगल फैला हुआ था, जिसकी काली परछाइयां हमारे ट्रक की रोशनी में और भी डरावनी लग रही थीं।
चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। बस हमारे ट्रक का इंजन और टायरों की आवाज ही उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। रास्ता इतना वीरान था कि वहां हमारी गाड़ी के अलावा दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। पेड़ों की शाखाएं अंधेरे में अजीब अजीब शक्लें बना रही थीं, मानो कोई छिपकर हमें देख रहा हो। माहौल में एक अजीब सा बोझिलपन था। ऐसा लग रहा था जैसे ये रास्ता किसी अनजान डर से भरा हुआ हो। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे, जिनकी वजह से चांद की हल्की रोशनी भी सड़क तक नहीं पहुंच पा रही थी। चारों ओर सिर्फ घना काला अंधेरा था, जिसे चीरने की कोशिश केवल हमारे ट्रक की हेडलाइट कर रही थी। लेकिन वह रोशनी भी ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी, मानो अंधेरा उसे निगलने की कोशिश कर रहा हो। और अब हमें लगने लगा था कि यह सफर इतना आसान नहीं होने वाला। ऐसा लग रहा था जैसे यह सड़क हमें किसी अनजाने खतरे की तरफ ले जा रही हो। ट्रक के शीशे से बाहर झांकने पर केवल अंधकार और लहराते पेड़ों की डरावनी छायाएं ही दिख रही थी। उस माहौल में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे किसी अनदेखी ताकत की मौजूदगी हमारे आसपास हो। रास्ते को देखकर मेरा खलासी मुझसे कहता है, उस्ताद, ये रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं लग रहा। मुझे तो इस रास्ते को देखकर डर लग रहा है, कहीं हम भटक न जाएं। उस्ताद, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। रघु की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, शॉर्टकट रास्ता है, इतना तो सहना ही पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, हम सही जा रहे हैं। जल्दी ही हाईवे के उस हिस्से में पहुंच जाएंगे जहां से अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच सकें। कुछ देर और चलने के बाद अचानक मेरा खलासी रघु मुझसे कहता है, उस्ताद, जरा ट्रक को सड़क के किनारे रोक लो। उसकी बात सुनकर मैं हैरानी से पूछता हूं, क्या हुआ रघु? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरी बात सुनकर रघु कहता है, उस्ताद, मुझे बहुत जोर से टॉयलेट आ रहा है। ट्रक रोक लो, मैं जल्दी से करके आता हूं। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा झुंझलाते हुए कहता हूं, इस रास्ते पर इस वक्त रुकना ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा कंट्रोल करो। जैसे ही हम किसी ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जो ज्यादा सुनसान न हो, वहां मैं ट्रक रोक दूंगा, तुम वहां चले जाना। मेरी बात सुनकर रघु परेशान होते हुए कहता है, उस्ताद, काफी समय से मैंने टॉयलेट रोका हुआ है, अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। आप ट्रक रोक लो, कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी जाऊंगा और आ जाऊंगा। और उस्ताद, मुझे थोड़ा हल्का भी होना है। ढाबे पर मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था, जिसकी वजह से मेरा पेट भी खराब हो गया है। उसकी बात सुनकर मैं मान जाता हूं और अपने ट्रक को सड़क के बीचों बीच खड़ा कर देता हूं, क्योंकि वैसे भी इस सड़क पर अब तक हमें कोई गाड़ी नजर नहीं आई थी। ट्रक को रोकने के बाद मैं अपने खलासी से कहता हूं, जल्दी से आ जाना, वैसे भी इतनी रात को इस रास्ते पर रुकना ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर वह कहता है, ठीक है उस्ताद, मैं जल्दी आऊंगा। इसके बाद वह ट्रक से उतर जाता है। अब मुझे इतना तो पता था कि रघु 10 मिनट से पहले तो आने वाला नहीं है, क्योंकि उसे थोड़ा वक्त लगेगा। फिर मैं सोचता हूं, जब तक वह आएगा तब तक मैं अपने घर में फोन कर लेता हूं। इसके बाद मैं अपने घर फोन करता हूं और सबका हालचाल पूछता हूं। अभी मुझे कॉल करते हुए मुश्किल से 1-2 मिनट ही हुए थे कि तभी रघु अचानक ट्रक में चढ़ जाता है और मुझसे कहता है, उस्ताद, चलो फिर निकलते हैं। जैसे ही रघु ट्रक में चढ़ता है, मेरी कॉल अचानक कट जाती है। मैं थोड़ा हैरान होकर रघु से पूछता हूं, तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हें टॉयलेट लगा हुआ है, अभी तो तुम्हें 2 मिनट भी नहीं हुए और तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मेरी बात सुनकर वह बिना झिझक जवाब देता है, उस्ताद, टॉयलेट ही तो करना था, इसमें कितना टाइम लगेगा? आप जल्दी चलो, वैसे भी यहां रुकना ठीक नहीं है। उसके जवाब से मेरा दिमाग थोड़ा उलझ जाता है। मुझे उसकी बात कुछ अजीब लगती है। फिर मैं दोबारा अपने घर में कॉल करने की कोशिश करता हूं, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से कॉल बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। इसके बाद मैं ट्रक स्टार्ट करता हूं और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर और चलने के बाद हमें एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा नजर आता है। वह अपना हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रहा था। उसे इस सुनसान सड़क पर इतनी रात को खड़ा देख मुझे कुछ अजीब लगता है। मैं सोचता हूं, इस वक्त ये आदमी यहां क्या कर रहा होगा। फिर मैं रघु से पूछता हूं, रघु, इतनी रात को ये कौन हो सकता है और ये हमसे लिफ्ट भी मांग रहा है? क्या बोलते हो, क्या करे? मेरी बात सुनकर रघु खामोश रहता है। उसे खामोश देखकर मैं झुंझलाते हुए कहता हूं, तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं और तुम कोई जवाब ही नहीं दे रहे।
मेरी ये बात सुनकर रघु अचानक चौंकता है और कहता है, उस्ताद, मैं अपने ही ख्याल में था, इसलिए मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। फिर मैं उससे दोबारा पूछता हूं, अब बताओ क्या करें, इस आदमी को लिफ्ट दें या नहीं? रघु इस बार जल्दी से जवाब देता है, उस्ताद, लिफ्ट दे देते हैं। हो सकता है यह आदमी यहीं किसी गांव का हो। वैसे भी इतनी रात को इसे लिफ्ट न देना ठीक नहीं रहेगा। हमें इसकी मजबूरी को समझना चाहिए। रघु के मुंह से यह बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि पहले जब भी कोई हमसे लिफ्ट मांगता था तो रघु हमेशा मुझे मना कर देता था, लेकिन आज पहली बार वह खुद लिफ्ट देने की सलाह दे रहा था। फिर उसकी बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, लिफ्ट तो देते हैं, लेकिन अगर यह कोई लुटेरा हुआ तो फिर क्या करेंगे? मेरी बात सुनकर रघु कहता है, उस्ताद, अगर यह लुटेरा होता तो यह हमारे ट्रक पर किसी भी तरह से हमला कर सकता था। यूं आसानी से हमसे लिफ्ट नहीं मांगता। रघु की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रघु चाहता था कि वह आदमी हमारे ट्रक में चढ़ जाए। रघु की बात मानकर मैं ट्रक को उस आदमी के पास रोक लेता हूं। जैसे ही मैंने ट्रक को उसके सामने रोका, वह आदमी मेरी खिड़की के पास आ जाता है और मुझसे कहता है, बाबूजी, यहीं आगे की तरफ मेरा गांव है। अगर आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं कहता हूं, कोई बात नहीं, आ जाओ, ट्रक में बैठ जाओ। उस आदमी की उम्र लगभग 40 से 45 साल के बीच रही होगी और उसकी वेशभूषा से लग रहा था कि वह वाकई किसी गांव का ही होगा। इसके बाद वह आदमी ट्रक में चढ़ जाता है और केबिन में बैठ जाता है। अब मैं फिर से ट्रक को आगे बढ़ा लेता हूं, लेकिन उस आदमी के ट्रक में बैठने के बाद मुझे ट्रक के अंदर का माहौल थोड़ा अजीब लगने लगा। मतलब ट्रक के अंदर अचानक से ठंड बढ़ने लगी थी। हालांकि पहले मुझे सर्दी नहीं लग रही थी, लेकिन जब से मैंने उस आदमी को लिफ्ट दी थी तब से ट्रक के अंदर का तापमान गिरता ही जा रहा था। पर सबसे अजीब बात यह थी कि वह ठंड सिर्फ मुझे ही महसूस हो रही थी। वह आदमी और मेरा खलासी रघु बिल्कुल नॉर्मल बैठे हुए थे, जैसे उन पर इस ठंड का कोई असर ही न हो। फिर मैं खुद को समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद मुझे ही कुछ ज्यादा सर्दी लग रही होगी और इन्हें नहीं। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे वह सड़क और भी डरावनी होती जा रही थी। अब ट्रक चलाते चलाते मैं उस आदमी से पूछता हूँ, भाई साहब, यह सड़क कितनी देर में हाईवे तक पहुंचेगी? मेरी बात सुनकर वह आदमी धीरे से जवाब देता है, बाबूजी, अभी आपको 1 घंटा और लगेगा। अब मैं अपने ट्रक की स्पीड थोड़ा बढ़ा देता हूं ताकि हम जल्दी से इस सड़क से बाहर निकलकर हाईवे पर पहुंच सकें। अभी मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई ही थी कि अचानक मेरे ट्रक को जोर जोर से झटके लगने शुरू हो जाते हैं और फिर मेरा ट्रक अचानक से सड़क के बीचों बीच बंद पड़ जाता है। ट्रक के इस तरह से बंद हो जाने से मैं काफी परेशान हो जाता हूं। मैं बार बार कोशिश करता हूं ट्रक को स्टार्ट करने की, लेकिन ट्रक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। यह सब देखकर वह आदमी जो मेरे ट्रक में बैठा था मुझसे कहता है, क्या हुआ बाबूजी, आपने ट्रक क्यों रोक लिया? मैं उसकी तरफ देखता हूं और कहता हूं, ट्रक को मैंने नहीं रोका, यह खुद ही रुक गया है। हो सकता है कोई खराबी आ गई हो। इसके बाद मैं ट्रक से उतर जाता हूं और बोनेट खोलकर देखता हूं कि आखिर क्या हो गया है, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अभी मैं ट्रक का बोनेट खोलकर देख ही रहा था कि अचानक से किसी का हाथ मेरे कंधे पर पड़ता है। जैसे ही वह हाथ मेरे कंधे पर आता है मैं डर जाता हूं और एकदम से पीछे मुड़कर देखता हूं। पीछे देखते ही मैं चौंक जाता हूं। वही आदमी जो थोड़ी देर पहले मेरे ट्रक के केबिन में बैठा था अब मेरे ठीक पीछे खड़ा था। उसे अपने पीछे खड़ा देखकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि मुझे उसके ट्रक से उतरने की कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी थी। फिर मैं खुद को समझाता हूं, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा जब यह आदमी ट्रक से उतरा था। इसके बाद वह आदमी धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, बाबूजी, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या? मैं थोड़ा घबराकर उससे कहता हूं, कुछ समझ नहीं रहा भाई साहब, यह ट्रक अचानक बंद कैसे हो गया? तभी मेरा खलासी रघु भी ट्रक से उतर जाता है। रघु चिंतित होकर कहता है, उस्ताद, अब क्या करेंगे? इतनी रात को ट्रक का यूं खराब हो जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा और यह जगह भी खतरे से खाली नहीं लग रही। अभी हम दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि वह आदमी फिर बोलता है, बाबूजी, आपका खलासी बिल्कुल सही कह रहा है, इतनी रात को इस जगह रुकना ठीक नहीं है। फिर वह थोड़ा पास आकर धीरे से कहता है, आज की रात आप मेरे घर चलिए,
मेरा गांव यहां से थोड़ी ही दूरी पर है। आज आप वहीं आराम कर लेना, सुबह चले जाना। फिर वह आश्वासन भरे लहजे में बोलता है, मेरे गांव में एक मैकेनिक भी है जो सुबह आपके ट्रक को ठीक कर देगा। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा सोचता हूं और फिर कहता हूं, इस सुनसान सड़क पर माल से लदे ट्रक को यूं छोड़कर जाना ठीक नहीं रहेगा। आप जाइए, मैं यहीं रुकूंगा। मेरी बात सुनकर वह आदमी थोड़ा गंभीर होकर कहता है, रात के वक्त इस सड़क पर कोई नहीं आता। आप चिंता मत करो, आप सुबह जितनी जल्दी हो सके आ जाना। उसकी बात सुनकर मेरा खलासी रघु मुझसे कहता है, उस्ताद, यह आदमी इतना बोल रहा है तो मान जाओ ना। वैसे भी इस सड़क पर रात गुजारना ठीक नहीं रहेगा, हमारी जान को खतरा भी हो सकता है। फिर रघु थोड़ी तेज आवाज में कहता है, उस्ताद, जान रहेगी तो माल दोबारा भी आ जाएगा। आप मेरी मानो तो आज की रात इस आदमी के घर चल देते हैं। काफी देर सोचने के बाद मैं मान जाता हूं और फिर हम अपने ट्रक को अच्छे से लॉक करके उस आदमी के पीछे पीछे चल देते हैं। लेकिन जिस जान को बचाने की बात रघु कर रहा था, वह जान अब बहुत जल्दी खतरे में आने वाली थी। हम दोनों उस आदमी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। थोड़ा चलने के बाद वह आदमी अचानक सड़क से नीचे की ओर उतरता है और एक कच्चे रास्ते पर बढ़ने लगता है। हम भी उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। जैसे जैसे हम उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, मुझे अंदर ही अंदर अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। काफी देर चलने के बाद मुझे सामने एक गांव नजर आता है, लेकिन गांव को देखकर मेरा दिल बैठ जाता है। गांव पूरी तरह वीरान था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई भी नहीं रहता। कई घर टूटे फूटे पड़े थे, सड़कों पर सन्नाटा था और पूरा गांव सुनसान लग रहा था। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें 4 से 5 घर और नजर आते हैं जिनकी हालत थोड़ी बेहतर थी। लेकिन उन घरों के पास पहुंचते ही मैं देखता हूं कि वहां बहुत से लोग खड़े हैं। जैसे ही हम उन घरों के पास पहुंचते हैं, वे लोग मुझे बड़े अजीब तरीके से देखने लगते हैं। उनकी नजरें इतनी अजीब थीं, जैसे उन्होंने पहली बार किसी इंसान को देखा हो। उनके घूरने का अंदाज इतना डरावना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन सभी को देखकर मैं उस आदमी से पूछता हूं, भाई साहब, ये इतने सारे लोग यहां एक साथ क्या कर रहे हैं? वह आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ नहीं बाबूजी, आज हमारे यहां दावत है, ये सब उसी के लिए आए हैं। इसके बाद वह हमें एक घर में ले जाता है और एक कमरे में बैठा देता है। फिर वह आदमी मुझसे कहता है, आप यहां आराम करो, मैं अभी आता हूं। मैं और रघु उस कमरे में बैठ जाते हैं। अभी हमें बैठे हुए मुश्किल से 5-10 मिनट ही हुए थे कि वह आदमी फिर से आता है और हमसे कहता है, बाबूजी चलिए, पहले खाना खा लीजिए। मैं मना करते हुए कहता हूं, नहीं भाई साहब, हमने खाना खा लिया है, बस आप हमारे सोने का इंतजाम कर दीजिए, बाकी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी बात पूरी भी नहीं होती कि मेरा खलासी रघु बीच में बोल पड़ता है, भाई साहब, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। रघु की बात सुनकर मुझे काफी अजीब लगता है। मैं उसे घूरते हुए कहता हूं, तुमने तो मेरे साथ ढाबे पर खाना खाया था, फिर अब तुम्हें दोबारा भूख कैसे लग रही है? रघु मेरी बात सुनकर हंसते हुए कहता है, उस्ताद, खाया था, लेकिन मुझे फिर से बहुत भूख लगी है। आप आराम करो, मैं जल्दी खाना खाकर आता हूं। इसके बाद रघु उस आदमी के साथ चला जाता है। अब मैं उस कमरे में अकेला बैठा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी। सुनसान सड़क पर माल से भरा मेरा ट्रक खड़ा है, कहीं कोई लुटेरा उसे लूट न ले। इन्हीं ख्यालों में खोया था कि अचानक मुझे कमरे में से एक अजीब सी बदबू आने लगी। हालांकि ये बदबू पहले भी थी, लेकिन अब ये इतनी ज्यादा हो गई थी कि सहन करना मुश्किल था। ये बदबू इतनी भयानक थी जैसे कोई जानवर कई दिनों से मरा पड़ा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह बदबू आ कहां से रही है। तभी मेरी नजर कमरे के साथ वाले एक और कमरे पर पड़ी। मुझे एहसास हुआ कि यह बदबू वहीं से आ रही थी। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर उस कमरे का दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खुला, डर के मारे मेरी टांगें कांपने लगीं। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। दोस्तों, वह नज़ारा इतना भयानक था कि अगर कोई भी देख ले तो मेरी तरह थर-थर कांप उठे। जैसे ही मैंने उस कमरे का दरवाजा खोला, मैं देखता हूं कि अंदर बहुत से कटे हुए सिर लटके हुए थे। पूरे कमरे में सिर्फ कंकाल ही कंकाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ नजर आ रहा था। उसके जिस्म की चमड़ी पूरी तरह से सड़ चुकी थी और शरीर के कई हिस्सों पर चमड़ी के टुकड़े लटक रहे थे।
उसके गंदे भद्दे दांत होंठों से बाहर निकले हुए थे और उसके हाथों के नाखून बहुत बड़े और भयानक हो चुके थे। उसके बाल पूरी तरह से सफेद हो गए थे। अब वह पूरी तरह से एक नरभक्षी लग रहा था। मैं डर के मारे कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। मेरी जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। इतना भयानक चेहरा देखकर मेरी रूह तक कांप गई। कुछ सेकंड तक मैं बस कांपता रहा, फिर जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर जोर से चीख पड़ा। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरी कोशिश बेकार थी। अब मैं उससे अपनी जान की भीख मांग रहा था। रघु, छोड़ दे, प्लीज, मुझे मत मार। लेकिन मेरी बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद वह जोरों जोरों से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। उसकी वह रूह कंपा देने वाली हंसी पूरे माहौल को और भयानक बना रही थी। अब तेरा बचना नामुमकिन है। इतना कहते ही उसने मेरी कलाई पकड़ ली और जोर से दबाया, लेकिन तभी उसने अचानक अपने हाथ को थोड़ा ढीला किया। मुझे मौका मिलते ही मैंने पूरी ताकत से अपना हाथ झटका और तेजी से भाग पड़ा। लेकिन अभी मैं कुछ ही दूर भागा था कि मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों पर रस्सी फेंक दी हो। धड़ाम! मैं बहुत जोर से जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मैं बुरी तरह से डर गया। नहीं, मेरे सामने वही नरभक्षी खड़ा था जिसने रघु का रूप लिया था, और उसके साथ एक और आदमी था। यह वही आदमी था जिसके साथ मैं उसके घर गया था, लेकिन अब उसका भी रूप पूरी तरह से बदल चुका था। वह भी अब एक प्रेत बन चुका था। अब नरभक्षी ने मेरे पैर पकड़ लिए और मुझे जमीन पर घसीटने लगा। नहीं, छोड़ दो! मैं पूरी ताकत से चीख रहा था। मैं भगवान से गुहार लगा रहा था, हे भगवान, मुझे बचा लो। लेकिन शायद भगवान भी उस वक्त मेरी नहीं सुन रहे थे। अब पूरे जंगल में बस मेरी चीखें ही गूंज रही थीं। मेरी आंखों के सामने पूरा मंजर घूम रहा था। कैसे मैंने अपने फायदे और लालच के लिए इस रास्ते को चुना था। मैं पछता रहा था कि क्यों मैंने उस बुरे ट्रक ड्राइवर की बात नहीं मानी। अब मैं अपनी गलती पर बहुत ज्यादा रो रहा था, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर सकता था। खुद को इस तरह घसीटे जाते देख मुझे असहनीय दर्द हो रहा था। मेरी पीठ की चमड़ी लगभग निकल चुकी थी। पूरी पीठ में जलन और दर्द हो रहा था। अब मैं बस मौत का इंतजार कर रहा था। बस अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी मुझे अचानक महसूस हुआ कि अब मैं घसीट नहीं रहा। मैं रुक चुका था। वह नरभक्षी जिसने मेरा पैर पकड़ रखा था, उसने अचानक मुझे छोड़ दिया। जैसे ही उसने मेरा पैर छोड़ा, वह और उसके साथ खड़ा वह दूसरा प्रेत जो पहले इंसान था, दोनों जोर जोर से चीखने लगे। उनकी चीखें इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। आखिर इन्हें क्या हो रहा है? मैं वहीं पड़ा था, दर्द से तरपते हुए उनकी तरफ देख रहा था। तभी मेरे पीछे से किसी ने तेज आवाज में पुकारा, उस्ताद, जल्दी वहां से उठ जाओ। उस आवाज को सुनते ही मैंने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और मैं देखता हूं कि मेरा खलासी रघु वहां खड़ा है, लेकिन उसके हाथ में एक माला थी जिसे उसने उन प्रेतों की ओर किया हुआ था। ये क्या हो रहा है? अब मैं समझ चुका था कि यह माला ही वह चीज थी जिससे वे प्रेत जल रहे थे। उन दोनों की तकलीफ और बढ़ती जा रही थी। रघु ने मेरी तरफ देखा और कहा, उस्ताद, जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और दर्द के बावजूद घसीटते हुए रघु के पीछे चला गया। लेकिन जैसे ही मैं रघु के पास पहुंचा, मेरी नजर उसके पीछे खड़े एक और आदमी पर पड़ी। वह आदमी बिल्कुल सामान्य इंसान जैसा लग रहा था। मैंने घबराकर रघु से कहा, रघु, हमारे पीछे एक आदमी और खड़ा है। मेरी बात सुनकर रघु मुस्कुराया और बोला, डरो मत उस्ताद, यह आदमी हमारी मदद के लिए आया है। फिर वह अजनबी आदमी मेरे पास आया। उसने मुझे भी एक माला दी और कहा, जब तक यह माला तुम्हारे पास है, ये प्रेत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर उसने हमें चेतावनी दी, अब तुम दोनों जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग जाओ, इन्हें मैं रोकूंगा। उसकी बात सुनकर रघु ने उससे विनती की, भाई साहब, आप भी हमारे साथ चलिए। लेकिन वह आदमी शांत स्वर में बोला, मैं आ जाऊंगा, लेकिन पहले तुम दोनों को भागना होगा। फिर उसने एक आखिरी चेतावनी दी, ध्यान रखना, गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो मैं भी तुम्हें इन प्रेतों से बचा नहीं पाऊंगा। ये प्रेत पूरी कोशिश करेंगे कि तुम डर कर पीछे देखो, लेकिन तुमने अगर एक बार भी पीछे देखा तो सब खत्म हो जाएगा। अब मैं और रघु बिना कुछ सोचे समझे पूरी ताकत से वहां से भागने लगे। भागते भागते ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव हमारे पीछे दौड़ रहा हो, लेकिन
हम पीछे नहीं देख सकते थे। हमें पता था कि अगर हमने एक बार भी पीछे देखा तो हमारी मौत पक्की थी। हम पूरी ताकत से भागते रहे। भागते भागते आखिर हम सड़क पर पहुंच गए। जैसे ही हम सड़क पर आए, मैंने देखा कि मेरे ट्रक के पीछे एक और ट्रक खड़ा था। वह ट्रक देखकर मैंने रघु से पूछा, यह ट्रक किसका है? लेकिन रघु बोला, पहले उस्ताद आप अपने ट्रक में तो बैठ जाए, उसके बाद सब कुछ बताऊंगा। हम दोनों बिना देर किए अपने ट्रक में बैठ गए। मैंने तेजी से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की और ट्रक स्टार्ट भी हो गया। इसके बाद हम पूरी रफ्तार में उस सुनसान सड़क पर निकल पड़े। अब मैंने रघु से पूछा, अब बताओगे भी कि वह ट्रक किसका है? और तुम तो मेरे साथ उस आदमी के घर तक आए थे, उसके बाद तुम कहाँ चले गए थे? मेरी बात सुनकर रघु थोड़ा अजीब तरीके से मेरी ओर देखने लगा और बोला, क्या बात कर रहे हो उस्ताद? आपने तो मुझे इस सुनसान सड़क पर अकेला ही छोड़ दिया था। क्या? उसकी बात सुनकर मैं बुरी तरह से चौंक गया। फिर रघु ने आगे बताया, उस्ताद टॉयलेट करने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। मैंने आपसे कहा भी था कि मैं हल्का होकर आता हूँ, लेकिन जब मैं वापस आया तो ट्रक पहले ही जा चुका था। मैंने ट्रक के स्टार्ट होने की आवाज़ भी सुनी थी, लेकिन जब तक मैं दौड़कर पहुंचा आप वहां नहीं थे। मैंने बहुत जोर से आवाज़ लगाई थी, लेकिन शायद आपने सुनी नहीं। अब मैं पूरी तरह से हैरान था। तो फिर जो मेरे साथ था वो कौन था? रघु ने आगे बताया, मैं वही सुनसान सड़क पर अकेला खड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। काफी देर तक खड़े रहने के बाद मैं घबरा गया। तभी दूर से मुझे किसी गाड़ी की हेडलाइट्स दिखी। वह एक ट्रक था। फिर मैंने सड़क के बीचों बीच खड़े होकर उस ट्रक को रुकने का इशारा किया, क्योंकि अगर वह ट्रक नहीं रुकता तो मुझे पूरी रात इसी सड़क पर गुजारनी पड़ती, और इस सड़क पर रात गुजारना खतरे से खाली नहीं था। फिर वह ट्रक वाला रुका और मुझसे बोला, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? मैंने उसे सारी बात बता दी और कहा, मेरे उस्ताद मुझे यहीं छोड़कर चले गए हैं। यह सुनकर वह ट्रक ड्राइवर थोड़ा गंभीर हो गया और बोला, नहीं, तुम्हारे उस्ताद तुम्हें यहां छोड़कर नहीं गए हैं, बल्कि वो जरूर किसी छलावे के जाल में फंस चुके होंगे। इस रास्ते पर बहुत से लोग छलावे के शिकार हो चुके हैं। यह सुनकर मैं डर गया और सोचने लगा, क्या उस्ताद भी छलावे का शिकार हो गए? कुछ देर बाद मुझे सड़क के बीचों बीच मेरा ट्रक खड़ा नजर आया। फिर मैं और वह ट्रक ड्राइवर नीचे उतरे। मैंने ध्यान से अपने ट्रक के अंदर झांका, लेकिन उस्ताद वहां नहीं थे। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इसी बीच हमें जंगल की तरफ से किसी की चीखें सुनाई दी। वो चीखें आपकी थीं उस्ताद। उस्ताद ये चीखें, ये आपकी चीखें हैं। मैंने ट्रक ड्राइवर से कहा और हम दोनों बिना देर किए आपकी तरफ भागे। जब हम वहां पहुंचे तो आपकी हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन आप तक पहुंचने से पहले उस ट्रक ड्राइवर ने मुझे ये माला दी थी और कहा था, इसे अपने पास रखना। जब तक ये तुम्हारे पास है, ये प्रेत तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उस्ताद, अब भी मेरी टांगें डर से कांप रही हैं। इसके बाद मैंने भी रघु को अपनी पूरी आपीती सुनाई, कैसे एक छलावा तुम्हारा रूप लेकर ट्रक में आया था और फिर मेरे साथ क्या क्या हुआ। अब भले ही मैं ट्रक चला रहा था, लेकिन मेरी पीठ में असहनीय जलन हो रही थी। मेरी पीठ से लगातार खून बह रहा था। मुझे उस हालत में देखकर रघु बोला, उस्ताद आप साइड हो जाए, ट्रक में चलाता हूं। दोस्तों, आपको बता दूं कि मेरा खलासी रघु भी ट्रक चलाना जानता था। वह कई बार लंबे सफर में मेरी मदद करता था। हमने चलते हुए ट्रक में ही ड्राइविंग की अदला बदली कर ली, क्योंकि हम अब किसी भी हालत में ट्रक रोकना नहीं चाहते थे। हमें पता था कि अगर हमने ट्रक को रोका तो फिर से किसी छलावे का शिकार हो सकते हैं। रघु लगातार ट्रक चलाता रहा। कुछ देर बाद हमें एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के पास ही हमें एक और गांव भी नजर आया। हमने तुरंत अपना ट्रक मंदिर के सामने रोका और जल्दी से मंदिर के अंदर भागे। वह हनुमान जी का मंदिर था। अंदर पहुंचते ही मैंने घबराकर मंदिर की घंटी बजाई। घंटी की आवाज से मंदिर के बगल में बने एक छोटे से कमरे का दरवाजा खुला। वहां से एक आदमी बाहर आया और हमारी ओर देखने लगा। हम दोनों को देखकर वह आदमी पूछता है, आप लोग कौन हैं और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर मैंने उससे पहले उसका परिचय पूछा। पहले आप बताइए कि आप कौन हैं। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं इस मंदिर का पुजारी हूं। फिर उसने दोबारा पूछा, आप दोनों कौन हैं
और इतनी रात को यहाँ कैसे आए? मैंने गहरी सांस ली और कहा, पंडित जी, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और ये मेरा खलासी है। हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। पंडित जी ने गंभीर स्वर में पूछा, कैसी मुसीबत? मैंने बिना समय गंवाए उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। मैंने उन्हें यह भी बताया कि कैसे उस ट्रक ड्राइवर ने हमारी जान बचाई। पंडित जी बहुत ध्यान से हमारी बातें सुन रहे थे। फिर उन्होंने कहा, सबसे पहले तुम दोनों मंदिर में जाकर माथा टेको और हनुमान जी को प्रणाम करो। हमने वैसा ही किया। मंदिर में माथा टेकने के बाद हम वापस बाहर आए जहां पंडित जी खड़े थे। तभी रघु ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, मुझे एक बात अब तक समझ नहीं आ रही। पंडित जी ने पूछा, कौन सी बात? रघु ने उत्सुकता से कहा, जिस ट्रक ड्राइवर ने हमारी जान बचाई थी वह अब तक यहां पहुंचा क्यों नहीं? कहीं उन प्रेतों ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया? रघु की बात सुनकर पंडित जी हल्के से मुस्कुराए। फिर उन्होंने हमें एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर हमारी आंखें फटी रह गईं। जिस ट्रक ड्राइवर की तुम बात कर रहे हो वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि वह हनुमान जी द्वारा भेजी गई एक दिव्य शक्ति थी। उसी शक्ति ने तुम्हें उन प्रेतों से बचाया। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम दोनों बच गए। फिर पंडित जी ने बताया, रात के समय इस सड़क पर कोई नहीं चलता। जिस गांव में तुम गए थे वह पूरी तरह से उन प्रेतों के कब्जे में है। हमने घबराकर पूछा, लेकिन क्यों? पंडित जी बोले, कई साल पहले उस गांव में एक महामारी फैली थी। धीरे धीरे गांव के लोग मरने लगे। कुछ लोग गांव छोड़कर भाग गए, लेकिन जो लोग वहीं रुके रहे वे सभी मर गए। उनकी तरप तरप कर हुई मौतों के कारण उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकी। अब वे प्रेत बनकर उस गांव में भटक रहे हैं। उनका आतंक हमारे इस गांव तक भी पहुंच गया था। लेकिन फिर हमने मिलकर हनुमान जी का ये मंदिर बनवाया। जब से ये मंदिर बना है तब से उन प्रेतों की शक्ति हमारे गांव में प्रवेश नहीं कर सकी। हनुमान जी की कृपा से हम सब सुरक्षित हैं। अब हमें समझ आ चुका था कि हमारी रक्षा हनुमान जी ने ही की थी, वरना इस सुनसान सड़क पर इतनी रात में भला कौन ट्रक ड्राइवर किसी अनजान इंसान की मदद करने आता? फिर पंडित जी ने हमें चेतावनी दी, तुमने सबसे बड़ी गलती यह की कि तुमने सड़क के बाहर लगे चेतावनी बोर्ड को नहीं पढ़ा। तुम्हारी तरह बहुत से लोगों की जान बचाई है उस दिव्य शक्ति ने, कभी ट्रक ड्राइवर बनकर, कभी किसी और रूप में। पंडित जी की बात सुनकर हम दोनों ने फिर से हनुमान जी को प्रणाम किया। फिर हमने पूरी रात मंदिर में ही बिताई। सुबह होते ही हम वहां से निकल गए, लेकिन जाते जाते हमने एक प्रण लिया, अब कभी भी रात के समय किसी शॉर्टकट के लालच में नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर आपको ऐसी और भी डरावनी, रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी के प्यार से हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। अब मैं आप सबसे अलविदा कहता हूँ। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली कहानी में।